कॉन्सेप्ट्स ऑफ बजटरी डेफिसिट, राजकोषीय घाटे की अवधारणाएं। गवर्नमेंट नीड्स मनी टू रन अ कंट्री एंड टू प्रोवाइड वेलफेयर। जिस तरह एक घर का बजट होता है, आमदनी और खर्चे, उसी तरह सरकार का भी होता है। A government derives its income from tax and non-tax sources and borrowings. सरकार को अपनी आमदनी और खर्चों में तालमेल बिठा के रखना होता है। Government spends on purchase of goods and services for public consumption and investments, plus transfer payments. What will happen if the government's income is less than its expenses? Deficit? In this session, we are going to study about various concepts of budgetary deficit. Dear students, in this session, we'll study about concepts of budgetary deficit. बजट में इस्तेमाल होने वाली टर्मिनोलॉजीज को समझना जरूरी है बजट को इन डेप्थ समझने के लिए। So we'll start this session. पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डेफिसिट। टाइप्स ऑफ डेफिसिट हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंसिंग, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन। बेसिस ऑफ फाइनेंसिंग के हिसाब से बजट डेफिसिट और मोनेटाइज डेफिसिट, और ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन फिस्कल, प्राइमरी, रेवेन्यू और इफेक्टिव डेफिसिट। इन जनरल हम फिस्कल, प्राइमरी और रेवेन्यू डेफिसिट को ही मेनली पढ़ते हैं। फिस्कल डेफिसिट में फर्दर ग्रॉस और नेट फिस्कल डेफिसिट भी पढ़ेंगे। इनको हम आने वाली स्लाइड्स में विस्तार से पढ़ेंगे। रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट क्या है? रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब है जब सरकार के खर्चे और सरकार की रिसीट्स में अंतर हो, यानी सरकार के खर्चे अधिक हैं। रेवेन्यू डेफिसिट बेसिकली किस चीज से डील करता है? सरकार के डे टू डे एक्सपेंसेस से डील करता है। अगर सरकार अपने करंट इनकम से, यानी रेवेन्यू सोर्सेस थ्रू टैक्सेस, जो ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ इनकम है, उनसे अपने एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं चला सकती है, तो उसको हम रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। अब रेवेन्यू डेफिसिट में डे टू डे एक्सपेंसेस कौन से हुए? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम किसे कहते हैं? सबसे पहले देखेंगे इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट हम किसे कहते हैं। ये डिफरेंस है रेवेन्यू डेफिसिट और जो ग्रांट्स ऑफ क्रिएशन दिए जा रहे हैं कैपिटल एसेट्स को लेकर, यानी कि जो भी पैसा दिया जा रहा है, आप उससे किसी भी संपत्ति को नहीं बना सकते। सरकार का वो खर्चा जहां से सरकार किसी तरह की संपत्ति नहीं बना रही, यानी रोड नहीं बना रही, पावर प्लांट्स नहीं बना रही, किसी भी तरह के डैम्स नहीं बना रही, तो इस तरीके के जो खर्चे हैं जिससे सरकार के एसेट्स बनते हैं, संपत्ति बनती है, उनको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। और जो कैपिटल एसेट के लिए दिया गया पैसा है, उसको हटा के हमारे पास जो आता है वो रेवेन्यू डेफिसिट आता है। हिंदी में इसे राजस्व घाटा भी कहते हैं, यानी राजस्व खर्चे अधिक हैं और राजस्व प्राप्तियां कम हैं। राजस्व प्राप्तियां कहां से हैं? बेसिकली सरकार जो कर से पैसा वसूल करती है, या फाइन से, या फीस से, जो उनके ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं, वहां से आने वाले सरकार की आय को हम राजस्व प्राप्तियां कहते हैं। राजस्व घाटे का प्रभाव। राजस्व घाटे का प्रभाव यानी कि जब सरकार के खर्चे अधिक हैं और कमाई कम, तो उसके अंतर को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट विल रिजॉर्ट टू बोरोइंग्स, यानी सरकार उधार लेगी। उधार का मतलब है कि इंटरेस्ट पेमेंट, ऋण को चुकाने के लिए जो भार आएगा वो जनता पे आएगा। दूसरा जो सरकार रास्ता अपनाती है वो है विनिवेश, यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का बेसिकली मतलब क्या है कि सरकार अपनी किसी भी संपत्ति को सेल करती है। जैसे कि सरकार अभी एयर इंडिया को डिसइन्वेस्ट करने की ओर बढ़ रही है। इसके अलावा सरकार टैक्स बढ़ा सकती है। टैक्स बढ़ाने से नॉर्मल पब्लिक के ऊपर, सर्विस क्लास के ऊपर बोझ बढ़ता है। सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ फिस्कल डेफिसिट। ये शो करता है कि सरकार डिस सेविंग कर रही है, यानी अपनी बचत को
इस्तेमाल कर रही है क्योंकि उसके खर्चे अधिक हैं। अगर इसी तरीके से बोरोइंग्स बढ़ती रही, जो हायर बोरोइंग्स हैं, वो जो लोन का बर्डन है, उनके इंटरेस्ट पेमेंट का बर्डन है, उसको बढ़ाती है। अगर हम बजट में देखें तो आज भी हमारे बजट में सबसे ज्यादा रुपया इंटरेस्ट पेमेंट के ऊपर जाता है। ये एक तरह की वार्निंग है गवर्नमेंट के लिए कि गवर्नमेंट को अपने खर्चे कम करने चाहिए, एक्सपेंडिचर्स कम करने चाहिए। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कैपिटल डेफिसिट। कैपिटल डेफिसिट यानी कैपिटल डिसबर्समेंट्स में और कैपिटल रिसीट्स में अंतर आना। कैपिटल, इसमें प्लान कैपिटल डिसबर्समेंट क्या है कि केंद्रीय शासित प्रदेशों को पैसा देना, उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करना। दूसरा है नॉन प्लान कैपिटल डिसबर्समेंट। नॉन प्लान कैपिटल डिसबर्समेंट का मतलब है कि डिफेंस के ऊपर खर्चा, डिफेंस के ऊपर खर्चा, केंद्रीय शासित प्रदेशों को लोन देना, उधार देना, पब्लिक एंटरप्राइजेस को उधार देना, ये सारी चीजें इसमें सम्मिलित हैं। कैपिटल रिसीट्स में, प्राप्तियों में क्या इंक्लूडेड है कि अगर कोई लोन दिया गया है सरकार द्वारा, सरकार खुद किसी को लोन देती है, तो उसकी रिकवरी होना, उसको वापस लेना। पर यहाँ पर सिर्फ नेट रिसीट्स जो दी गई हैं, उन्हीं की प्राप्तियों को हम कैपिटल रिसीट्स में डालेंगे। अब यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है कि जो अगर 91 डेज की ट्रेजरी बिल के सेल से जो पैसा आता है, वो पैसा हम कैपिटल रिसीट में नहीं डालेंगे। अगर नेट रिसीट्स ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ 192 days and 364 days, इतने दिन के लिए अगर ट्रेजरी बिल से सेल किया जाता है, तो वो हमारा कैपिटल रिसीट्स में इंक्लूड होगा। Our next concept is fiscal deficit. फिजिकल डेफिसिट का क्या अर्थ है? बेसिकली आपके सरकार के कुल खर्चे, टोटल एक्सपेंडिचर में से, जो कि जिसमें इंक्लूडेड है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो सरकार को अपने विभागों को चलाने के लिए जो खर्चा करना पड़ता है वो, और कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि एसेट बिल्डिंग के लिए जो खर्चा करना पड़ता है, संपत्ति को बनाने के लिए जो खर्चा करना पड़ता है, ये दोनों खर्चों को मिलाकर इसमें से अगर हम रेवेन्यू रिसीट्स निकाल दें और रिकवरी ऑफ लोन्स को और दूसरे कैपिटल रिसीट्स को निकाल दें, जहां से भी हमें पूंजी आ रही है, सिवाय एक सोर्स से, और वो है लोन। उधार से लिए गए पैसे को हटाकर हमारे पास जहां से भी पैसा आता है, उन पैसों को हटा के और कुल खर्चे में से हम हटा देते हैं, तो हमारे पास फिस्कल डेफिसिट आता है। राइट? अब फिस्कल डेफिसिट बेसिकली क्या इंडिकेट करता है? फिजिकल डेफिसिट बताता है कि टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स क्या है सरकार की, सरकार को अपना खर्चा चलाने के लिए कितना और उधार लेने की जरूरत है अपने बाकी सोर्सेज से। इसको हम ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट भी कहते हैं, क्योंकि इसका एक जो पोर्शन है, वो जितनी भी बोरोइंग्स हैं, ड्रॉइंग्स हैं आपकी कैश की, उन सबको इकट्ठा करके लिया जाता है। तो यहाँ पे एक चीज देखने वाली है कि जो बोरोइंग्स हैं वो हमारे क्या है कि जितना भी नेट ग्रॉस हमने कहीं से लिया है, उन सबको मिलाकर हम उसको इंक्लूड करते हैं, जो कि इंटरनल या एक्सटर्नल लोन्स लिए गए हैं। इसी तरह अगर सरकार किसी को लोन देती है, तो वो लोन हमारे किस में आते हैं? एक्सपेंडिचर में आते हैं। जो सरकार ने किसी भी राष्ट्र को या किसी यूनियन टेरिटरी को लोन दिया, केंद्रीय शासित प्रदेशों को लोन दिया, वो सरकार के खर्चों में सम्मिलित होता है। और जब लोन रिकवर होता है तो वो रिसीट्स साइड में कंसिडर होता है। हिंदी में इसे राजकोषीय घाटा कहते हैं। राजकोषीय घाटा, अब तो आपको बिल्कुल क्लियर है कि इसका अर्थ है कि गवर्नमेंट कितना लोन ले सकती है, सरकार के उधार लेकर पूरा करने की कितनी क्षमता है, उधार लेने के लिए सरकार को कितने पैसे की जरूरत है। राइट? सो हाउ मच लोन अ गवर्नमेंट नीड्स। सो बेसिकली राजकोषीय घाटा इस चीज को बताता है। ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट हम पिछले वाली स्लाइड में पढ़ ही चुके हैं। ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट का मतलब है कि टोटल एक्सपेंडिचर में से हमारे रेवेन्यू रिसीट्स निकाल दिए जाएं और नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स
निकाल दिए जाएं। डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स का क्या मतलब है कि वो पूंजी की प्राप्तियां जिससे हमारे ऊपर उधार चढ़ता है, राइट। सो बेसिकली इनको हटा दिया जाए, यानी कि हमारी कुल बोरोइंग्स लोन्स को हटा दिया जाए, तो ये हमारा ग्रॉस फिस्कल रेसिप्ट्स आ जाता है। इसमें नेट बोरोइंग्स कहाँ से है? आपके होम से, यानी इंटरनल बोरोइंग सम्मिलित है। बोरोइंग आपकी कहाँ से सम्मिलित है? बोरोइंग आपकी लोन से संबंधित है, जो आप केंद्रीय बैंक से लेते हो। जो उधार बाहर से लेते हो, बाहर आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, किसी राष्ट्र से जो उधार लिया, वो भी इसमें सम्मिलित है। यानी इंटरनल बोरोइंग, एक्सटर्नल बोरोइंग एंड बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, केंद्रीय बैंक से, ये सारी इसमें सम्मिलित होती है। अब इस फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए सरकार के पास क्या-क्या सोर्सेस हैं? सरकार के पास है बोरोइंग। सरकार किसी भी इंटरनेशनल एजेंसी यानी आईएमएफ से उधार ले सकती है, बाहर के किसी राष्ट्र से उधार ले सकती है, इंटरनल बोरोइंग्स कर सकती है, पब्लिक से उधार ले सकती है, कमर्शियल बैंक से उधार ले सकती है। जैसा कि 1991 के इकोनॉमिक क्राइसिस में हुआ था, बैलेंस ऑफ पेमेंट के इस क्राइसिस में सरकार ने आईएमएफ से लोन लिया था। इसके अलावा दूसरा जो सोर्स है उसे हम कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब यहाँ पर एक चीज बड़ी क्लियर है, जो हम पढ़ रहे हैं वो फिस्कल डेफिसिट है, ये डेफिसिट फाइनेंसिंग है। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान दें। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब है नए नोटों का छापना। नए नोटों को छापने का जो जिम्मा है वो रिजर्व बैंक का है, केंद्रीय बैंक का है। तो गवर्नमेंट यहाँ केंद्रीय बैंक से भी बोरो कर सकती है, उसके बदले में गवर्नमेंट को अपनी सिक्योरिटीज रखनी पड़ती हैं आरबीआई के साथ। सो इन आरबीआई इन सिक्योरिटीज के बेसिस पर आरबीआई कुछ एक्स्ट्रा करेंसी को प्रिंट करती है, जो कि नॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिक्वायर्ड अमाउंट से ज्यादा होता है। इस प्रोसेस को हम डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं। Now another concept is primary deficit. प्राइमरी डेफिसिट यानी कि प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा हम किसे कहते हैं? प्राथमिक घाटा, अगर हम इसमें से कुल फिस्कल डेफिसिट में से नेट इंटरेस्ट लायबिलिटीज यानी ब्याज देने को हटा दें, तो उसको हम प्राइमरी डेफिसिट कहते हैं। बेसिकली जितने भी लोन्स हैं उसमें से हमने टोटल इंटरेस्ट पेमेंट्स को हटा दिया, तो वो हमारे पास प्राथमिक घाटा आ जाता है। The next concept is monetized deficit. Though the concept is less used, but is important to know. Monetized deficit है क्या? जब सरकार की आमदनी और सरकार के खर्चे में डिफरेंसेस आते हैं, यानी कि खर्चे अधिक होते हैं, तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सरकार की हेल्प करता है और सरकार को उधार देता है। सरकार को उधार जो रिजर्व बैंक के द्वारा मिलता है, उससे मनी की सप्लाई में वृद्धि होती है। मनी की सप्लाई में वृद्धि होने की वजह से हम इसको मोनेटाइज्ड डेफिसिट बोलते हैं। यूं तो ये एक पार्ट है फिस्कल डेफिसिट का, बट इस अकेले कंपोनेंट को हम मोनेटाइज्ड डेफिसिट बोलते हैं। अब अगर हम देखें तो हमारे पास मेनली 3 कैटेगरीज आती हैं डेफिसिट कॉन्सेप्ट की। बजटरी डेफिसिट कॉन्सेप्ट की 3 कैटेगरीज आती हैं। एक फिजिकल डेफिसिट, दूसरा रेवेन्यू डेफिसिट, तीसरा प्राइमरी डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट यानी कि रेवेन्यू रेसिट टोटल एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू डेफिसिट और कैपिटल रिसीट्स में से बोरोइंग्स को अगर हटा दें तो हमारे पास फिजिकल डेफिसिट आता है। रेवेन्यू डेफिसिट मतलब टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसीट्स हटा दें। ये हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब है कि सरकार अपने विभागों पे जो खर्चा करती है, अपने विभाग को चलाए रखने के लिए जो खर्चा करती है। रेवेन्यू रिसीट्स का भी मतलब हमने क्लियर कर दिया था कि जो आपके ट्रेडिशनल सोर्सेस से सरकार की जो आमदनी होती है उसको हम रेवेन्यू रिसीट्स कहते हैं। प्राइमरी डेफिसिट में हम इंटरेस्ट पेमेंट जो सरकार द्वारा लोन लिया गया है, लोन के ऊपर जितना भी इंटरेस्ट है उसको अगर हम घटा देते हैं तो ये हमारे पास प्राइमरी डेफिसिट आता है। So these are the few concepts regarding the budget,
and regarding the budgetary deficit concepts. I hope you understood it. अगले सेशन में हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, कंपैरेटिव डिग्री पढ़ेंगे to have a better insight of these concepts. So, the students, today we learnt about the basic budgetary deficit concepts कि basic terminologies क्या होती हैं और उस concept का मतलब meaning क्या होता है. इसके regarding there is a quiz. वीडियो के नीचे आपको quiz का link मिलेगा. Please do take up the quiz and give me comment or feedback whatever you want more regarding this topic. नेक्स्ट सेशन में हम एक कंपैरेटिव स्टडी और करेंगे टू हैव अ बेटर इनसाइट कि रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट में डिफरेंसेस क्या हैं, फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट में क्या डिफरेंसेस हैं. सो एक कंपैरेटिव स्टडी से आपके कॉन्सेप्ट्स फर्दर क्लियर हो जाएंगे. So do take up the quiz and write down in the comment box. All the best. Have a great day. Thank you.